आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूँ दुनिया भर के सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात G20 समिट के इंडिया में होस्ट किए जाने की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक बयान में बताया गया है कि भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की प्रेसिडेंसी हासिल करेगा और 2023 में पहली बार G20 समिट भारत में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। G20 दुनिया के लीडिंग इकोनॉमी वाली कंट्रीज और यूरोपीय यूनियन को साथ लाने वाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर कंट्रीज दुनिया भर की कुल जीडीपी में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन 75% है और वर्ल्ड की कुल आबादी में 60% की हिस्सेदारी सिर्फ G20 में शामिल मुल्कों की है। अब बड़ा सवाल ये है, आने वाले G20 समिट के भारत में ऑर्गेनाइज होने के क्या मतलब हैं और इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक रिश्तों में कितनी मजबूती मिलने वाली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता, MP IDSA में सीनियर रिसर्च फेलो राजीव नयन जी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के SIS से डॉक्टर अंशु जोशी। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो अंशु जी, किस तरह से टैक्टफुली हैंडल हम कर पाएंगे आने वाले, आपने भी कई सारी इंपॉर्टेंट हमें बातें बताई और ऑफ कोर्स इसमें से इंटरडिपेंडेंस एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जैसे कि एम्बेसडर गुप्ता कह रहे हैं। क्या इश्यूज़ आपके हिसाब से होने चाहिए जो कि सबसे पहले प्रायोरिटी लेंगे? देखिए, आप यदि भारत को और उसकी फॉरेन पॉलिसी को पिछले कुछ सालों में देखें और जिन ऑब्जेक्टिव्स को हम लेकर के आगे बढ़े हैं ग्लोबल लेवल पर, सिर्फ अपनी एक पार अर्जित करने के लिए नहीं, उसे देखें तो 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो कॉन्ट्रीब्यूट्स हैं वो हमेशा परमानेंट रहते हैं, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है। तो जैसा कि एम्बेसडर गुप्ता ने भी कहा कि हम वसुदैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं, दैट इज़ वन थिंग। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डिप्लोमेसी में पलक, और वो होता है शासक का स्वभाव। तो जब हम अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं तो बीते कुछ सालों में क्या हुआ है कि हमने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लॉबी, हमने तमाम मुल्कों के साथ दोस्ताना संबंध कायम करने में सफलता प्राप्त की है, सिर्फ प्रयास ही नहीं किए हैं। तो हम आज रशिया के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम यूक्रेन के भी दोस्त हैं, हम अमेरिका के भी दोस्त हैं, हम चीन के भी दोस्त हैं। चीन के साथ हम इकोनॉमिक लेवल पे काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। तो तमाम सुरक्षा से जुड़े हुए, राजनीतिक, फिर हम देखें आर्थिक और सामाजिक, ये सारे मुद्दे आपस में गुथे हुए हैं। जैसा कि राजीव जी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि इसे एक आकार देने की और एक रूप में देखने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि भारत जब प्रेसिडेंट के रोल में टेक ओवर करेगा G20 को, तो मुझे लगता है कि वही प्राइमा फेसी जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है और ग्लोबल लेवल पर एक जो कोलैबोरेशन हमें चाहिए तमाम मुद्दों से निपटने के लिए, उसमें मुझे लगता है कि भारत कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक अगुवाई करेगा, क्योंकि हमारे शासक का स्वभाव और हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो कॉन्ट्रीब्यूट्स हैं वो इस तरह के हैं कि हम वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर सफलतापूर्वक सभी को साथ लाकर आपस में जो भी थोड़ी बहुत तनातनी हो कुछ देशों के बीच में, उसे भी दूर करने में शायद हम एक अच्छी सफल भूमिका निभा सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट, जैसा कि मैंने कहा, भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इस उद्देश्य को लेकर। फिर काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को ग्लोबल लेवल पर डेवलप करने में भी भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को लेकर, वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर हम एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आज ग्लोबल लेवल पर। तो मुझे लगता है कि ये तमाम मुद्दे सबसे पहले उभर कर G20 के प्लेटफॉर्म पर आएंगे, डिस्कस किए जाएंगे, और जो एक मूलभूत उद्देश्य है उसको लेकर फिर सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो शायद आगे बढ़ें। बिल्कुल राजीव जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म का जो मुद्दा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त। उसके मद्देनज़र आप इस आने वाले G20 समिट की प्रेसिडेंसी को किस तरह से देखते हैं? लेकिन देखिए, G20 की प्रेसिडेंसी निश्चित ही पूरी की पूरी दुनिया एक समय आतंकवाद से जूझ रही थी, अभी भी है, समस्याएं हैं अभी, लेकिन यूक्रेन और बाकी सब मुद्दे जो कोरोना कोविड-19 के मुद्दे ने इसके ऊपर थोड़ा सा एक आवरण सा डाल दिया। लेकिन अफ़गानिस्तान की बातें आ रही है, अफ़गानिस्तान कैसे उभरता है,
ये हमारी निगाहें रहेंगी, जी। हम इनसे अपनी निगाहें नहीं हटा सकते हैं। यह तो निश्चित है, हमें आगे वाले समय पर आने वाले समय पर सोचना होगा कि इस तरह की समस्याएं किस तरह का रूप धारण कर सकती हैं और इसे कैसे हम निपट सकते हैं। लेकिन साथ साथ देखिए, जब हमारी प्रेसिडेंसी आई है, एक जो नेतृत्व हमें मिला है, इस नेतृत्व का हम किस तरह से पूरी दुनिया को एक सहयोग दे सकते हैं, एक दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। एक जैसे हमारे जो कैबिनेट की मीटिंग में एक निर्णय हुआ था, वह निर्णय था कि हम अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत को जो पूरी विश्व के सामने, विशेष करके G20 देशों के सामने रखेंगे। तो ये देखिए, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत में केवल जो आर्टिफैक्ट्स कहते हैं ना, जैसे टेम्पल्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, तो वैसे ही नहीं है। और उन्हें तो दिखाना ही पड़ेगा कि देखिए, आज से 2000-1500 साल पहले हमने क्या बनाया दुनिया को। और इनमें केवल ये दीवारें नहीं हैं और ये मूर्तियां नहीं हैं, इन हर एक दीवारों, हर एक मूर्तियों के पीछे एक तरह से वहाँ पर एक फिलॉसफी है, उसके पीछे एक दर्शन छिपा हुआ है और उस दर्शन को हमें दुनिया को बताना होगा। अभी हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं और जब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी, तो देखिए इस पर हमने कितने सालों से इस पर कार्य किया है कि ऊर्जा का इतना ज़्यादा विकास मत कर लो, संसाधनों का इस तरह से विकास मत करो कि वह समाप्त हो जाए। तो ऐसी कई सारे हमारे दर्शन जो है, शांति का दर्शन, दुनिया आज के दिन में विशेष करके यूरोपियन देश जब चाहे शांति की बात करते हैं तो युद्ध का जस्ट अब्सेंस, इसको कहते हैं, अब्सेंस ऑफ वॉर, युद्ध का नहीं रहना कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की शांति कितनी गहरी शांति है, इटर्नल पीस है। बुद्ध की शांति से लेकर हमारा जो शांति, मतलब जैविक सब सारे जंतुओं की शांति, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सारी शांति के हमारा जो स्वरूप है वह कितना अलग हटके है। तो हमें दुनिया को वह भी दिखाना होगा, दर्शन। और इसकी पूरी योजना बन रखी है कि हमारी सांस्कृतिक क्या हो सकती है। दूसरी बात जो अभी बता रही थी, शक्ति की बात, शक्ति क्षमता से उभर कर आती है और उस क्षमता का एक जो आपने कहा कि एक कंस्ट्रक्टिव, तो उसी को मैं थोड़ा आगे बात बढ़ाता हूँ। कंस्ट्रक्टिव जिसको है, एक पॉजिटिव हम पावर का क्या हो सकता है। अगर पावर कई बार एक इम्प्रेशन निगेटिविटी का देता है, तो हम जब इसी जो क्षमता जिससे कि शक्ति का निर्माण होता है, उस क्षमता को विश्व कल्याण के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके भी एक योजना विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने किया भी है, जैसे वैक्सीन की बात हुई, चाहे इसमें जो अभी कृषि की बात हो रही है, विश्व में खाद्यान्न संकट की बात हो रही है, एक अलग ढंग की जो एक डिजिटल वर्ल्ड की बात हो रही है, साथ साथ उद्योग की बात हो रही है, और एक उसमें जिस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो हम क्या एक नया आयाम दे सकते हैं। बहुत दिनों तक हमने एक अलग भाषा में बात की थी, अब हमारी भाषा कितनी अच्छी, कंस्ट्रक्टिव और कितनी शक्ति के साथ हो सकती है, यह भी हम एक आज के दिन में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आए हैं। लेकिन उस शक्ति का हम कोई भी संकट पैदा करने के लिए नहीं करेंगे, वो एक संकट का निवारण का करेंगे। यह भारत यहाँ पर से एक देगा, एक संदेश विश्व को देगा। उसके साथ साथ देखिए, ऊर्जा का कई तरह की बातें हो रही है। ऊर्जा के बारे में हम निश्चित ही बात करना चाहेंगे। स्वास्थ्य के बारे में देखिए, मैं अंतिम में बात स्वास्थ्य के बारे में कहता हूँ। जब यूरोप में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक संकट आया था, कोरोना जैसा, और महामारी से वहाँ पर आई थी, तो उसका उन्होंने उस अवसर का प्रयोग किया था अपनी पूरी की पूरी जो स्वास्थ्य का उनका संयंत्र था उसको ठीक करने में। और आज के दिन में यूरोपियन देशों में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, अमेरिका में अच्छी व्यवस्था, विकसित देशों में अच्छी व्यवस्था है। तो हमें एक बड़ी योजना के साथ विकासशील देशों और खास करके भारत भी उसमें मैं थोड़े क्षणों तक उसमें रखता हूँ, जो राइजिंग कंट्री है, उसे भी एक योजना के साथ, एक कॉन्क्रीट प्लान के साथ आना होगा कि कोई भी अंतिम व्यक्ति, जिसको कि दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि अंतिम व्यक्ति न छूटे, तो हमें इस तरह की योजनाओं में जाना होगा, इस तरह के लोगों का विचार करना होगा इस विकास के एक नए मार्ग के साथ। बिल्कुल। एम्बेसडर गुप्ता, विश्व को संदेश देने की बात राजीव जी ने कही। मल्टीलैटरलिज्म भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, उसके मद्देनज़र किस तरह से इंडिया इस वक्त आगे बढ़े ताकि वर्ल्ड में फेथ रिस्टोर हो। हम इंडिया जिस तरह से अपनी पॉलिसीज़ लगातार आगे बढ़ा रहा है, लाइक आई सेड अर्लियर, काफ़ी दुनिया की नज़रें इंडिया की ग्रोथ पर इस वक्त हैं। देखिए, G20 बाय इटसेल्फ मैनिफेस्टेशन है एक हाईएस्ट लेवल पे,
मल्टीलैटरलिज्म और हमारा कमिटमेंट मल्टीलैटरलिज्म के लिए तो चारों तरफ विदित है, हमको कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये मौका हमारे पास है कि हम अपनी लीडरशिप को किस तरह से सेल्फ अश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट मैनर में कंडक्ट करते हैं। ये रेटरिक के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, ये खास देखने वाली बात है कि पिछले 2-3 सालों में खासकर हमारे एटीट्यूड में, चाहे वो चाइना से टकराव की बात हो, हम डरे सहमे और दुबके हुए ऐसे देश नहीं, अब हम बड़े कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव तौर पे, चाहे अमेरिका से डीलिंग हो हमारी, चाहे यूरोप से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे किसी के साथ हो, हम ये एट्रीब्यूट्स अपने दिखा रहे हैं। तो ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। और जो चाइना का है एरोगेंस और एग्रेसिव बिहेवियर, वो हमारा नहीं है, वो हम कभी भी नहीं उस डायरेक्शन में जाते हैं। तो असर्टिव एंड सेल्फ अश्योर्ड कॉन्फिडेंट मैनर में, तो इस तरीके से हमको वो इसको G20 को स्टीयर करना है। और जो हमारी सोच है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसा मुद्दे सब जिक्र हुए, उन सब मुद्दों को इस G20 में लेना है, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाने हैं। मैंने ऐसी चर्चा चल रही है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे और हर आयाम पे डिस्कशन होगा और इंडिया की लीड ली जाएगी। बिल्कुल। अंशु जी, सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक बड़ा ख्वाब है, प्राइम मिनिस्टर ने भी इस के मद्देनज़र बहुत पिछले सालों में काम किया है। ट्रांसफॉर्मेशनल रोल एक इंडिया से एक्सपेक्टेड होता है जब भी कोई ऐसा एक बड़ा समिट होता है, जब दुनिया की नज़रें इंडिया पे होती हैं, किस तरह से इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशनल रोल हो सकता है और ख़ास तौर पे सेल्फ रिलायंस को लेकर? देखिए, एक और हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु भारत की, सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर भारत की, और एक और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मल्टीलेटरल वर्ल्ड की जहां पर लोग साझा ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आगे बढ़ें, कंस्ट्रक्टिव प्रयास करें और दुनिया को एक खूबसूरत शक्ल दें। क्योंकि कई सारे मुद्दे, जैसा कि हमने चर्चा की, हमारे सामने मुंह आए खड़े हैं। तो जब हम भारत की ओर देखते हैं तो फिर चाहे क्वाड का प्लेटफॉर्म हो, चाहे ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म हो, चाहे अब G20 का प्लेटफॉर्म हो, भारत एक कंस्ट्रक्टिव और अग्रणी भूमिका निभाता हुआ पूरी दुनिया को साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसको जब हम आत्मनिर्भर भारत से या सेल्फ रिलायंट भारत से जोड़ करके देखते हैं तो हमें साफ समझ आता है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी। जिस तरह से हमने कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए अपने यहाँ वैक्सीन बनाए, अपनी आत्मनिर्भरता का बहुत बढ़िया उदाहरण दिया और 100 से ज़्यादा देशों की हमने अपने वैक्सीन के माध्यम से सहायता की और कई देशों ने इसकी तारीफ की। और इसके बाद भारत के साथ उन देशों के जो रिलेशंस थे वो और भी तगड़े हुए और भी सुदृढ़ हुए। तो भारत को यदि हम देखें और भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम विशेष तौर पर बात करें तो न सिर्फ G20, ऐसे जितने भी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भारत एक न्यूट्रल, कंस्ट्रक्टिव और अग्रणी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। और आज के ज़माने के जो पॉजिटिव एजेंडा है, फिर चाहे वो कोलैबोरेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो ग्लोबल लेवल पर, फिर चाहे वो एक सुरक्षित दुनिया की वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी की बात हो, फिर चाहे वो पैरेलल एनर्जी मीडियम्स को डेवलप करने की बात हो, जैसे कि सोलर एनर्जी के एरिया में काम करने की बात हो, फिर चाहे वो जो कन्वेंशनल हमारे फ्यूल्स हैं उनको धीरे धीरे फेज आउट करने की बात हो, फिर चाहे पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात हो, ये जितने भी तमाम मुद्दे हैं ये सिर्फ भारत के मुद्दे नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के मुद्दे हैं, पूरी दुनिया के लिए ऑब्जेक्टिव हैं, कई मुल्कों के लिए ऑब्जेक्टिव हैं। तो भारत, हमारे प्रधानमंत्री विशेष तौर पर इस बात को कह रहे हैं, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं, टाइम एंड अगेन कह रहे हैं कि इन तमाम उद्देश्यों को लेकर क्यों ना हम सब साथ में आगे बढ़ें और एक नई दुनिया को बनाएं। ठीक है, धीरे धीरे बनेगी पर एक नई खूबसूरत दुनिया हमारे सामने आ सकती है।
बिल्कुल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट राजीव जी। जो ये मल्टीलैटरलिज्म है, सेल्फ रिलायंस है, बहुत ब्रॉड टर्म है और सिर्फ हमारा ही नहीं पूरी दुनिया में और भी कई नेशंस का ऑब्जेक्टिव ये है। मगर जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है ख़ासतौर पे सेल्फ रिलायंस के मामले में, हर एस्पेक्ट में, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स में, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप देखते हैं दुनिया की इंडिया से होंगी इस G20 समिट की प्रेसिडेंसी के दौरान? देखिए, जो हमने पहले भी कहा, हमारा जो दर्शन है वह बहुत पुराना जो प्राचीन दर्शन था, कभी भी अपने ऊपर ही केंद्रित नहीं रखना। जब भी हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो हम उसकी क्या बात करते हैं? क्या हम दुनिया से अपने आप को अलग थलग कर लेने की बात करते हैं? नहीं। चाहे जब हम बहुपक्षीय जो मल्टीलैटरलिज्म की बात करें, बहुपक्षीय संबंधों की बात करते हैं, तो क्या हम अपने आप को एक दो पक्षीय बातों से अपने आप को हटा लेना चाहते हैं? नहीं। होता क्या है कि जो अभी प्रयोग हो रहे हैं विश्व में बहुपक्षीय, देखिए ऐसा पहले केवल बहुपक्षीय जब भी बात आती थी मल्टीलैटरलिज्म की, तो हमारे मन मस्तिष्क में जो इमेजिनेशन में एक ही संस्था आती थी, वह थी यूनाइटेड नेशंस, या यूनाइटेड नेशंस फैमिली जो था, परिवार के जो संस्थाएं थी। लेकिन वह बदल रहा है, अब छोटे छोटे कई समूह में आ रहे हैं सारे बहुपक्षीय संस्थाएं। उसी तरह जब हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो इसमें हम अपनी क्षमता का जो अपना निर्माण, जो कैपेसिटी बिल्डिंग जिसे कहते हैं, और उस क्षमता का जो निर्माण करके उसका फिर प्रयोग करना, और उस प्रयोग करके फिर उसका इस जो बाकी विभिन्न आयामों पर हम उसका एक नया अंजाम देना, ये सारी बातें आती है। जैसे अभी हमारा स्वावलंबन जो हमने अभी दिया है, उसमें ठीक है, हम बाहर से भी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं और बाहर बेच भी रहे हैं। तो देखिए, कहीं भी भारत को एक केंद्र में रख के किया गया है, और जो हमारी क्षमताएं हैं उसका हम दूसरे के लिए भलाई में भी, दूसरे के कल्याण में भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास बहुत क्षमताएं हैं, वो कहीं ना कहीं दबी हुई थी, तो उन क्षमताओं को हम कह रहे हैं कि इसे अवसर मिलना चाहिए। और जैसे हमारा जो स्टार्टअप्स का कई सारे जो प्रयोग हम कर रहे हैं, उन स्टार्टअप्स के माध्यम से भी देखिए हमारे जो भीतर छिपी हुई जो कला थी, जो हमारी क्षमताएं थी, उसको हम उजागर कर रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री ने जो ही आपने मल्टीलैटरलिज्म की बात की और सेल्फ रिलायंस दोनों की बात की, देखिए अभी उन्होंने सोलर की बात की, अभी अंशु जी ने सोलर की बात की। हमने सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी एक नेतृत्व लिया है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमने वैसे देशों के साथ काम करना पिछले साल शुरू किया था जिसे कि हम कभी विकसित कहते थे, उसमें से एक भी विकासशील देश नहीं थे। उनका भी हमने अलायंस में काम किया, उसमें इटली, यूरोप से लेकर अमेरिका, कनाडा जैसे राष्ट्र थे। लेकिन साथ ही साथ हमने जो जिनेवा में कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में, हम वहाँ पर भी ऐसे तकनीकों का एक अंकुश भी लगे, उसके लिए भी हम अपनी कूटनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम एक कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। कोई भी वैसा विज्ञान जो कि मानव हित के विपरीत न चले जाए, उसके लिए भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रयोग भी हो और मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल हो। हम वैसी संकल्पना है, हम वसुधैव कुटुंबकम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के अंतर, इसी फ्रेमवर्क के अंदर, इसी संरचना के अंदर हम प्रयोग कर रहे हैं, और इससे जिससे जन कल्याण हो, मानव कल्याण हो, उसकी बात करने की बात कर रहे हैं। और ये पूरा G20 का जो हमारा, एक जैसा वीरेंद्र गुप्ता साहब ने कहा है कि ये हमें अवसर मिला है, और इस अवसर का हमें सदुपयोग करना होगा। हमें अपनी नेतृत्व की क्षमता दिखानी होगी, हमें बताना होगा कि जो हमारी क्षमता है वह विश्व कल्याण के लिए कितनी आवश्यक है, और हमारे पास कितनी यहाँ पर टैलेंट है, हमारे पास कितनी एक कैपेसिटी बिल्डिंग, एक इसका एक एजेंडा भी हमारे कैबिनेट ने जो पारित किया था, निर्णय जो उन्होंने रिलीज किया है, उसमें उन्होंने कहा भी है कि हम इसका कैपेसिटी बिल्डिंग में उसमें करेंगे। तो ये एक बड़ा ही अच्छा हमारा अवसर आने जा रहा है, और हम शुभकामनाएं देते हैं देश के प्रधानमंत्री को और उनके जितने कैबिनेट हो कि इसको आगे से आगे बढ़ाकर एक भारत की एक नई छवि, एक नई भूमिका को विश्व के सामने प्रस्तुत करें। बिल्कुल। एम्बेसडर गुप्ता, इसी दौरान जो एक और ज़रूरी चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो इंडिया की पार्टनरशिप है। इस दौरान अब जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, इनसे दोस्ती और पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करने की किस तरह से एक्सपेक्टेशंस रहेंगी? देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसका इंडिया हिस्सा है, उसमें एक्टिव रोल प्ले करता रहा है हमेशा।
हमें यूनाइटेड नेशंस से, जैसे मैंने जिक्र किया, हमको काफ़ी शिकायतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा यूनाइटेड नेशंस से कोऑपरेशन पूरा रहा। यूएन पीस कीपिंग में हमने वी आर द लीडिंग ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री, और हर मायने में हम यूएन के साथ चलते हैं। यूएन की डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, उनमें हम कोऑपरेट करते हैं। बाकी यूएन के अलावा जो इंटरनेशनल एंड प्लूरिलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर भी हमारा एक्टिव रोल रहता है, जिनके अब आप समझ लें नॉन अलाइड मूवमेंट है, कॉमनवेल्थ है, ब्रिक्स है, और भी जो डिफरेंट संस्थाएं हैं। तो हमने देखिए एक किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी में एक समन्वय होना चाहिए, प्रॉपर एक बैलेंस होना चाहिए। एक बायलैटरल रिलेशन से बातें चलती हैं, और साथ में हम एक मल्टीलैटरल प्लूरिलैटरल तौर पे भी आगे बढ़ाते हैं बात। तो आई थिंक उसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और इसी तौर पे अगर देखें, जैसे अब G20 को देखें, आप G20 में जो जितने भी देश इसमें सम्मिलित हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, हमारे उन सब से इंडिविजुअली अच्छे बायलैटरल रिलेशंस हैं। एक ही कंट्री है जिससे थोड़ी शिकायत हो सकती है, वो चाइना से भी इकोनॉमिक संबंध बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका समन्वय हम कैसे करेंगे एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क में। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है कि जब आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में रहते हैं, तो क्या आप अपनी जो मर्यादा को निभा पाएंगे, कि या फिर इसमें पक्षपाती तरीके से काम करेंगे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के नज़दीक हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स से बात करेंगे, दूसरे देशों से बात नहीं करेंगे। एक जब आप प्रेसिडेंट हैं तो एक पंच की कुर्सी पे बैठे हैं, और पंच की कुर्सी में बैठ के आपको एक न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड से आगे बढ़ना है। तो आई थिंक ये मोटे तौर पे ये सबसे बड़े टेस्ट की बात है कि दुनिया हमको देखेगी। मेरा ख्याल है पिछले कई सालों में ऐसा मौका नहीं मिला कि हम इतनी बड़ी संस्था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हम मेंबर हैं, कभी हमको महीने भर के लिए वो लीडरशिप मिलती है, वो बट लीडरशिप बड़ी परफंक्टरी है, बड़ी रूटीन किस्म की होती है। इसमें आपको साल भर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। अच्छा, और देखिए कोई छोटा मोटा कंट्री, अब बहुत सारे, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि इसकी लीडरशिप अगर लेंगे तो उसको रिमोट कंट्रोल से कोई और कंट्री चला सकता है। लेकिन इंडिया जब लीडरशिप में है तो कोई रिमोट कंट्रोल से नहीं चला सकता। इंडिया की लीडरशिप में ये फ़र्क पड़ेगा कि इंडिया ही चलाएगा, और इंडिया की सोच, इंडिया की छाप इसमें रहेगी। जैसा राजीव जी ने बोला, एक बहुत अहम बात यह है कि जो हमारा दर्शन है, जो हमारी सोच है कि नेशनल इंटरेस्ट कोई गलत बात नहीं है। हर प्राणी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में चलता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन नेचुरल इंस्टिंक्ट है, लेकिन उसको इतनी संकीर्णता से नहीं देखें। तो ये हमारे सारे जो हमारे दर्शन की एक बेसिक जड़ है, और प्रधानमंत्री बार बार इस बात को जिक्र करते हैं। अब आप कोरोना के कार्यकाल में भी देखें, जो हमारी अप्रोच रही कोरोना से जूझने की, हमने कभी भी सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं सोचा, हमने सोचा कि हम किस तरह से दुनिया भर के देशों से मिलकर काम करें। जी बिल्कुल, और इसी बात से कंक्लूडिंग लाइंस लेते हुए अंशु जी, आखिर में इंडिया की तो बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेंगी खुद की परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन जो मेंबर नेशंस होते हैं उनकी भी बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इंडिया से। किस तरह से आप कंक्लूड करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में इंडिया आने जा रहा है अगले 1 साल के लिए, हाउ विल यू कंक्लूड? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब हम भारत की ओर देखते हैं तो उसने अपनी सुदृढ़ता, उसने एक वसुधैव कुटुंबकम की अपना जो दर्शन है, जो भावना है, और वैश्विक स्तर पर जो तमाम वैश्विक उद्देश्य हैं उसको लेकर के किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसको भारत ने पिछले कुछ वर्षों में स्पष्ट किया है, बहुत सकारात्मक तरीके से स्पष्ट किया है। और भारत को जब हम आज देखते हैं तो ये एक नया भारत है, ये सेल्फ रिलायंट भारत है, ये भारत पॉजिटिव गोल्स को लेकर आगे बढ़ता है, ये भारत किसी लॉबी में नहीं खड़ा। एम्बेसडर गुप्ता ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारा भारत का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। हमारे शासक का स्वभाव ऐसा है कि वो घुल मिल जाते हैं दूसरे देशों के साथ, उनके शासकों के साथ।
तो इन तमाम बातों को जब हम एक साथ देखते हैं और जब हम एक ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस और कोलैबोरेशन की बात करते हैं, तो वहाँ मुझे लगता है कि भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया की उम्मीदें, पूरे मुल्क की उम्मीदें हाल फिलहाल इस तरह से आगे जो तमाम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें उनके दखल की आवश्यकता है और एक पीस एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, वहाँ वो एक सुदृढ़ रोल निभाएं। और निश्चित तौर पर एक प्रेसिडेंट नेशन के रूप में G20 के इंडिया विल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हमारे प्रधानमंत्री को और उनकी पूरी टीम को, और आशा है कि अब सकारात्मक खबरें G20 के परिप्रेक्ष्य में हमें देखने सुनने को मिलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस बेहद दिलचस्प और ख़ास बातचीत करने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से